Hello, hello, hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3 विच इज़ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मोस्ट आपके एग्जाम्स में आते ही हैं और आज मैं आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ विथ प्रॉपर हैंडमेड नोट्स। तो प्लीज़ आज के वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाइए टू नोट डाउन ब्यूटिफुल नोट्स विथ ब्यूटिफुल डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखो बच्चों, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन। क्या लिखा है? ह्यूमन बींग्स आर यूरियोटेलिक एनिमल्स वेयर द किडनी आर द मेन ऑर्गेन्स फॉर एक्सक्रीशन। ऑब्वियसली अभी तक तो हमने ये चीज़ जान ही चुका है कि हमारी बॉडी में जो एक्सक्रेटोरी या नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड निकलता है, दैट इज यूरिया। और ये एक्सक्रीशन का काम मेजरली कौन कर रहा है? तो किडनी। किडनी क्या करते हैं? जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जैसे कि कोई भी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट हो गया एंड ऑल्सो द सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। दैट मीन्स हमारे बॉडी में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल बन रही है, तो उसको भी किडनी क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू यूरिन। ओके, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना? दैट मीन्स द सब्सटेंस विच आर रिलीज्ड आफ्टर मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के बाद जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनको हम मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? ऑल नाइट्रोजीनियस वेस्ट, डिफरेंट इनऑर्गेनिक एंड सम नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस आर पास्ड आउट along with वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जितने भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, वो यूरिन में पास हो जा रहे हैं along with वाटर। एंड दिस यूरिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लड सर्क्यूलेटिंग इन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी। अब ये चीज़ कैसे होती है वो तो हम देखेंगे ही, बट हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और हमने देखा था कि कैसे ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करके ला रहे हैं और नेफ्रॉन क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है और जो टॉक्सिक वेस्ट ब्लड में प्रेजेंट है उसको फिल्टर्ड आउट कर दे रहा है। ओके, द किडनी फिल्टर्स ब्लड, remove toxins and conserve essential substance producing urine as a means of excretion। तो किडनी का ओवरऑल फंक्शन क्या है बेटा? किडनी क्या कर रहा है? फर्स्ट तो ब्लड को फिल्टर कर दे रहा है, ब्लड में जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिमूव कर दे रहा है, प्लस ऑल्सो क्या काम है कि हमारे बॉडी में जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस है उसको कंजर्व करके रख रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी के जितने यूजफुल सब्सटेंस है वो भी हार्मफुल सब्सटेंस के साथ यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस है उनको कंजर्व करके भी रखता है किडनी, और ओनली मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट या हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को ही हमारे बॉडी से बाहर निकाल रहा है एज यूरिन। ओके, डन। देन नेक्स्ट, दिस प्रोसेस ऑकर्स थ्रू 3 डिफरेंट स्टेजेस। और यही जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है जिसमें यूरिन बन रहा है बाय किडनी, इसमें 3 स्टेजेस आते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेज है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको कि हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। वन बाय वन हमको ये तीनों स्टेप्स प्रॉपरली पढ़ने हैं और यही तीनों स्टेप को हमको इन द लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। ओके, देन पहले मैं क्या करती हूँ, आप लोग को एकदम सिंपली तीनों स्टेजेस एक इसी पेज में समझा देती हूँ, जो आपको इजी हो जाए आगे हम जब लाइन बाय लाइन वो चीज़ को देखें। ठीक है, तो फर्स्ट समझने की कोशिश करना। ये जो है दिस इज बाउमेन्स कैप्सूल। ओके, एंड दिस इज रेनाल ट्यूब्यूल, पीसीटी, एलओएच, डीसीटी, जो हमने पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ठीक है, और ये क्या है? हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है जो कि जाके टफ टफ कैपिलरीज बना रहा है जिसको कि हम लोग ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, और फिर ये हो गया हमारा इफरेंट आर्टेरियोल।
ठीक है, डन इतना तक। नाउ अब क्या चीज होता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल कैसा ब्लड लेके आ रहा है, तो वो लेके आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट टॉक्सिक ब्लड, जिसमें टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। अब इसके थ्रू आया, एफरेंट आर्ट्रियल के थ्रू आके यहाँ ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट है, कैपिलरीज फॉर्म कर रहा है। अब फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस से चीज़ें फिल्टर होके आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएगी। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जितना भी ब्लड में टॉक्सिक वेस्ट था, मतलब इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ अगर, तो ब्लड में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है बेटा, तो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में जो ब्लड प्रेजेंट है, उस ब्लड में से सब प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स, खाली जितने प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जैसे कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ देने के बाद प्लाज्मा में जितना भी सब्सटेंस है वो सिर्फ सब कुछ ब्लड से ट्रांसफर हो जाता है इनटू द बाउमेंस कैप्सूल। दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। समझ आया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि ग्लोमेरुलस में जो ब्लड प्रेजेंट है, उस ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर आउट होके आ जाता है इनटू द बाउमेंस कैप्सूल। डन। बट जो प्लाज्मा है जो फिल्टर आउट होके आ रहा है, उस प्लाज्मा में प्रोटीन्स नहीं आते हैं बेटा। सेल्स तो नहीं ही आ रहे हैं ब्लड सेल, बट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ऑल्सो नॉट कमिंग आउट। दैट मीन्स क्या आ रहा है प्लाज्मा से, आयंस आ रहे हैं, ग्लूकोज आ रहा है, एमिनो एसिड्स आ रहा है, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनाइन, ये सब चीज़ें आ रही है। और अब ये सब जब चीज़ें बाउमेंस कैप्सूल में एंटर कर जाएगी, तो अब हम इसको ब्लड नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। डन, नंबर 1 प्रोसेस हो गया। नंबर 2 क्या लिखा है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा कि हमने देखा ब्लड प्लाज्मा के सारे सब्सटेंस आ गए एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन्स, सब कुछ आ गए हैं इनसाइड द बाउमेंस कैप्सूल। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स। तो उसको तो हम यूरिन में नहीं बनवा सकते ना बेटा, यूरिन किसका बनना है, वेस्ट प्रोडक्ट का बनना है। अब जो चीज़ हम खा रहे हैं जिससे हमको ग्लूकोज मिलेगा, वही ग्लूकोज को ही हम थोड़ी यूरिन बना देंगे। तो अब ब्लड को रियलाइज़ होता है कि बहुत सारा यूज़फुल आइटम्स तो मैंने भेज दिया है रेनाल ट्यूब्यूल्स के पास, बट अगर वो सब चीज़ें यूरिन बन जाएगी तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो है, वो लोग क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। दैट मीन्स ये फिल्ट्रेट में जो भी यूज़फुल आइटम्स चला गया है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, वो सबको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड वेसल्स। उसी को बोला गया है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। कंप्लीटेड। अब क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब ट्यूब्स में कुछ चीज सिक्रेट हो रहा है। कौन सा ट्यूब बेटा, रिनाल ट्यूब्यूल्स, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है उसमें कुछ चीज सिक्रेट हो रहा है। कौन कर रहा है, ब्लड। अब ब्लड को क्या रियलाइज होता है कि बिकॉज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, तो ब्लड में कुछ ऐसी चीजें आ गई है जिसके कारण ब्लड का पीएच डिस्टर्ब हो जा रहा है। जैसे कि क्या सब्सटेंस, हाइड्रोजन आयंस। ब्लड ने देखा कि उसके अंदर कुछ ऐसे आयंस, जैसे हाइड्रोजन आयंस हो गया, बाइकार्बोनेट आयंस हो गया, ये सब प्रेजेंट हैं, जिनके कारण ब्लड का पीएच एसिडिक होते जा रहा है और डिस्टर्ब होते जा रहा है। तो ब्लड क्या करेगा, वो सब सब्सटेंस को अपने से लेके निकाल के वापस किसको भेज देगा, रेनाल ट्यूब्यूल्स को भेज देगा। दैट इज थर्ड प्रोसेस विच इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। समझ आया क्या आप लोग को? अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई है तो समझ लो कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन भी तुम्हारा कंप्लीटेड है। अब बस यही सब चीज़ों को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके और ऐसे ही जैसे लिखा है पूरा सेम आपको वैसे ही अपने नोट्स कॉपी में लिखना है। ओके नंबर 1 प्रोसेस का स्टेप का नाम आप लिखोगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। ओके फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इन ब्लड इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस। तो जो फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, उसको कौन कर रहा है, ग्लोमेरुलस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किए हैं रिचार्ड ईटल इन 1942। ईटल कौन है बेटा, तो रिचार्ड का टाइटल ईटल नहीं है, इट ऑल मतलब होता है कि कोवर्कर्स।
रिचार्ड साइंटिस्ट और उनके साथ जितने कोवर्कर्स थे सब मिलके 1942 में इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किए हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक्चुअली में होता कहाँ है, तो इनसाइड द मेल्फिजियन बॉडीज। मेल्फिजियन बॉडीज मतलब क्या, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल, तो दोनों ही इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। Glomerular filtration occurs when blood enters the glomerulus through the different arterioles। तो प्रोसेस स्टार्ट कब हो रहा है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट कब हो रहा है, जब ब्लड एंटर करेगा। कहाँ से एंटर करेगा बेटा, एफरेंट आर्ट्रियोल से। एफरेंट आर्ट्रियोल से जब ब्लड एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में, तभी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। Due to glomerular blood pressure, water in small solutes present in blood moves from the glomerulus to the inside of glomerular capsule। अब क्या होता है समझो कि मैं वापस इस डायग्राम में आ जाती हूँ और एक बार इस डायग्राम को रव कर लेती हूँ ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम, तो एफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है दैट इज मोर एज कॉम्पेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोली, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल। दैट मीन्स ब्लड ज़्यादा एंटर करता है देन द ब्लड विच इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। समझ आया। अब समझो, अगर ब्लड ज़्यादा फोर्स से एंट्री कर रहा है और ब्लड बहुत कम फोर्स से निकल रहा है, तो ऑब्वियसली ग्लोमेरुलस में क्या होगा, एक प्रेशर फॉर्म होगा कि नहीं, यहाँ पे प्रेशर बिल्टअप होगा कि नहीं, उसी को बोला जा रहा है ग्लोमेरुलर प्रेशर। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, ये एक पैसिव प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे एनर्जी नहीं लग रहा, बाहर से कोई भी एटीपी या एनर्जी का दरकार नहीं है। यहाँ पे जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है उसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर का प्रोसेस या फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। ऑल्सो अगर हम बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, तो ये एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि मैंने आपको बोला एक्सेप्ट प्रोटीन्स, प्लाज्मा में जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं फ्रॉम द फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बाउमेंस कैप्सूल। तो ये एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें हर चीज प्लाज्मा की एक्सेप्ट द प्रोटीन्स आ जा रही है, फिल्टर आउट हो जा रही है। समझ आया आप लोग को। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि ग्लोमेरुलस का जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसके कारण ब्लड में जितने भी प्लाज्मा में सब्सटेंस हैं, लाइक वाटर हो गया, सॉल्यूट्स हो गया, सब ग्लोमेरुलस से मूव कर जाते हैं टू द बाउमेंस कैप्सूल। Now, the epithelial cells of Bowman's capsule called podocytes are arranged intricately to leave some minute spaces called the filtration slits or slit pores। तो पोडोसाइट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो। और मैंने ये बताया था कि अगर हम बाउमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर जूम करके देखेंगे, जैसे कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ थोड़ा सा, जैसे ये है बाउमेंस कैप्सूल। तो अगर बाउमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर हम देखें तो बाउमेंस कैप्सूल एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और यहाँ इनर वॉल की तरफ उसके पास कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट। आप लोग को दिख रहा है डायग्राम कि नहीं दिख रहा है? ओके, इस कलर का यूज करती हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं ऑल ओवर द वॉल जिनका नाम होता है पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स के बीच बीच में बहुत माइन्यूट स्पेसेस रहते हैं, दीज आर द स्पेसेस, जिसके कारण क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो पा रहा है। ये जो स्पेसेस है इसी को बोला गया है फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर। पोर मतलब क्या, ओपनिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है कि इसके नीचे जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल, उसमें से जो भी प्लाज्मा है ब्लड का वो मूव करके जा पा रहा है इनसाइड द बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, देन नेक्स्ट, the blood is filtered so finely through these membranes that almost all the plasma constituent except the proteins are passed into the lumens of Bowman's capsule। ये चीज़ तो मैंने आपको बताई ही कि यहाँ पे मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसका नाम है ना, दैट मीन्स इतना फाइनली यहाँ पे ट्रांसफर होता है कि ब्लड के अंदर जितने भी प्लाज्मा में कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन सब कुछ पास हो जा रहे हैं टू द बाउमेंस कैप्सूल। ओके, और कैसे पास हो रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स में जो माइन्यूट पोर्स है उसी के कारण ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो पा रहा है।
अब जो प्लाज्मा फ्लूइड फिल्टर आउट होके ग्लोमेरुलस से निकल के बाउमेंस कैप्सूल तक चला गया है, उसको अब हम ब्लड नहीं बोलेंगे, उसको अब हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। डन इतना तक। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म इन ऑल द रेनल कॉर्पसल्स ऑफ बोथ किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। GFR का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किसको हम ये बोलेंगे? तो दोनों किडनी को मिला के, बोथ किडनीज में पर मिनट जितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और उसकी वैल्यू कितना है बेटा? तो इट इज अबाउट 125 ml पर मिनट। एक मिनट में अबाउट 125 मिलीलीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म बाय बोथ द किडनीज। और वही अगर पर डे के हिसाब से देखें तो दैट इज अबाउट 180 लीटर्स पर डे। समझ आ रहा है? एक दिन में हमारे बॉडी में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है? 180 लीटर्स। बट क्या जितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है उतना यूरिन बन रहा है क्या? नहीं। अगर उतना यूरिन बन जाता तो एक दिन में हम 180 लीटर यूरिन को बाहर करते अपने बॉडी से। कैन यू जस्ट इमेजिन? मतलब हर 2 सेकंड में हम बाथरूम जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेस है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, उसके थ्रू बॉडी में जितना भी फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है उसका अबाउट 99% वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है इन द ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा? देखो, ऑन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनीज पर मिनट। दैट मीन्स अगर हम देखें तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जितना किडनी फिल्टर कर रहा है पर मिनट वो होता है 1100 से 1200 ml। बट उतने ब्लड में अगर हम देखें कितना प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, समझ रहे हो क्या बोली? कि अगर हम देखें टोटल ब्लड कितना फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट तो वो 1100 से 1200 ml होता है। बट उस ब्लड में टोटल प्लाज्मा कितना फिल्टर हुआ है तो दैट इज ओनली अबाउट 650 ml। उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और रेनल प्लाज्मा फ्लो। डन। लास्ट लाइन क्या लिखा है? देखो, द GFR इज डिटरमाइंड बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर विच इज डिटरमाइंड बाय 3 प्रेशर्स। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो उसको कौन डिटरमाइन करता है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को कौन डिटरमाइन करता है बेटा? तो 3 प्रेशर्स। क्या है मैं आपको समझाती हूँ इस पेज में। अगर हम देखें हमने क्या बात किया, मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सिंपली एक पैसिव प्रोसेस है जिसके कारण क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें ब्लड में प्रेजेंट है प्लाज्मा में वो सिंपली फिल्टर आउट होके आ जा रही है इनटू द बाउमेंस कैप्सूल। और कैसे ये चीज़ हो पा रहा है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस। क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि जो डायमीटर है आर्टेरियल्स का वो डिफरेंट होता है, जिसके कारण एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ग्लोमेरुलस में, जिसके कारण ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो हो पा रही है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रेशर हैं जो कि वहाँ पे डेवलप होते हैं जिसके कारण फिल्ट्रेशन हो पाता है। तो अगर हम देखें तो प्रेशर 3 टाइप्स के प्रेशर यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट पेज में सब लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, यहाँ बस समझना है, ठीक है? क्या है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? उसके बाद ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इन तीनों में से जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी GHP है वो पॉजिटिव प्रेशर है। दैट मीन्स ये प्रेशर जो है वो प्रमोट करती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, और इसकी वैल्यू कितनी है? 60 mm ऑफ Hg। सेकेंड और थर्ड जो दोनों प्रेशर हैं BCOP एंड CHP, ये है नेगेटिव प्रेशर। दैट मीन्स ये स्टॉप करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस को। BCOP का फुल फॉर्म है ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू है 30 mm ऑफ Hg। CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू है 20 mm ऑफ Hg। नाउ पहले समझो चीज को। फर्स्ट जो प्रेशर दिया है GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मतलब क्या है? मैं वापस इस डायग्राम में आऊंगी। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है कि ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर फॉर्म हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर, जिसके कारण इसका जो भी ब्लड प्लाज्मा है वो डायरेक्टली एंटर कर जा रहा है इनटू द बाउमेंस कैप्सूल।
इजी, नाम पे है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर डेवलप हुआ ग्लोमेरुलस में जिसके कारण उसमें से सारे प्लाज्मा एंटर कर गए इनटू बाउमेंस कैप्सूल और फिल्ट्रेशन हो गया। डन। सेकेंड वाला जो था ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलॉइड मतलब क्या होता है बेटा? कॉलॉइड मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स जो कि वाटर के साथ बाइंड कर सकते हैं, मतलब वाटर को बाइंड करके जो पार्टिकल्स रखते हैं उस पार्टिकल्स को हम कॉलॉइड बोलते हैं। अब यहाँ ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है उसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कुछ कॉलॉइड्स प्रेजेंट हैं जो वाटर को बाइंड करके रख रहे हैं, और क्योंकि वो लोग वाटर को बाइंड करके रख रहे हैं तो वो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम द ब्लड इनसाइड द बाउमेंस कैप्सूल उसको इनहिबिट कर दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट प्लाज्मा एंटर नहीं कर रहा है, प्लाज्मा में जो वाटर है वो एंटर नहीं कर पा रहा है इनटू द बाउमेंस कैप्सूल, उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। समझ आ गया? थर्ड जो लिखा है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पे उसका मतलब क्या है कि कैप्सूल मतलब कौन सा कैप्सूल? रिनाल कैप्सूल। रिनाल कैप्सूल जो है, रिनाल ट्यूब्यूल्स जो है उसमें तो ऑलरेडी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना बेटा, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो खाली है, उसमें कुछ ऑलरेडी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो अगर एक जगह में पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो लोग चाहेंगे कि और पार्टिकल्स उनके पास नहीं आए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्योंकि यहाँ पे मैं बोली कि ये जो रेनाल कैप्सूल है उसके पास ऑलरेडी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं तो वो लोग इनहिबिट करते हैं उन पार्टिकल्स को जो ब्लड से एंटर कर रहे हैं। समझ आ गया क्या क्या बोली? तो उस हिसाब से इसमें से जीएचपी जो है वो प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है बट ये दो प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे हैं। अब हम इन लोग को मिला के निकालते हैं एनएफपी यानी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कैसे निकालेंगे? जीएचपी को माइनस कर देना है इन दोनों के साथ, फर्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 mm ऑफ एच जी। जीएचपी है 60, 60 माइनस 50 दैट इक्वल्स टू 10 mm ऑफ एच जी। दिस इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो कि डिटरमाइन करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। ठीक है, अब जो जो चीज बोली वही यहाँ पे लिखा हुआ है बिट टू बिट। हमने बात किया तीन प्रेशर रहते हैं। फर्स्ट हो गया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ फर्स्ट का लिखा हुआ है देखो, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है ब्लड का उसी को हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। उसका वैल्यू है 60 mm ऑफ एच जी और वो प्रमोट्स करता है फिल्ट्रेशन को, वो फोर्स करता है वाटर एंड सॉल्यूट्स जो कि ब्लड प्लाज्मा में है टू पास थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंड टू कम इनसाइड द बाउमेंस कैप्सूल। डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज अ प्रेशर एग्जस्टेड अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बाय फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैप्सुलर स्पेस। बाउमेंस कैप्सूल में जो फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? अपोज करते हैं द एंट्री ऑफ अदर फ्लूइड। दैट मीन्स ये अपोज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन को और इनका वैल्यू है 20 mm ऑफ एच जी। एच जी मतलब मर्क्यूरी। ओके। उसके बाद थर्ड ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है दैट डेवलप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। मैंने बोला कॉलॉइड्स, तो कॉलॉइड क्या है? कौन से पार्टिकल है कॉलॉइड? तो प्रोटीन। जो ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ये सब लोग कॉलॉइड के जैसे काम करके वाटर को बाइंड करके रखते हैं। एज अ रिजल्ट ये लोग फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहे हैं और इनका वैल्यू कितना है? 30 mm ऑफ एच जी। डन। उसके बाद देखो द फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन एंड द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज दैट ऑफ अबाउट 60 mm Hg whereas the total of the forces opposing filtration is about 50 mm of Hg। तो हमने प्लस करके देखा था नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम कैसे निकालेंगे। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के लिए हमको क्या करना था कि जो प्रेशर फेवर कर रहे हैं जैसे कि जो था 60 mm ऑफ एच जी उसको माइनस कर देना है उन प्रेशर के साथ जो अपोज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन को जो थे 50 mm और एज अ रिजल्ट नेट डिफरेंस कितना निकला? 10 mm ऑफ एच जी जिसको बोला जाता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। Done. The pressure of only about 10 mm Hg causes blood plasma to filter from the glomerulus into the capsular space. दैट मीन्स क्या हुआ कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है ब्लड प्लाज्मा जो फिल्टर होके आ रहा है इनटू द बाउमेंस कैप्सूल फ्रॉम ग्लोमेरुलस वो सिर्फ 10 mm Hg के प्रेशर से ही आ रहा है। ओके देखो नेक्स्ट
लास्ट लाइन क्या लिखा है देखो बेटा, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे इज 18 लीटर्स। ओके, ये 18 नहीं होगा, ये 180 होगा, करेक्ट कर लेना आप लोग। 180 लीटर्स विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज ओनली 1.5 लीटर्स पर डे। तो ये चीज़ मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोग को बताई कि अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रोसेस जो हो रहा है यूरिन फॉर्मेशन में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके तहत टोटल हमारे यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स हैं उसमें 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म हो जा रहा है। यूरिन नहीं बोलना है, 180 ऑफ लीटर्स ऑफ यूरिन नहीं बोलना है, 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म हो जाता है बाउमेन्स कैप्सूल में। बट लेकिन सिर्फ 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन ही हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। समझ आया इतना तक? देखो, नेक्स्ट हमको 3 चीज़ों के बारे में समझना है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसके बाद रिनल ब्लड फ्लो और उसके बाद रिनल प्लाज्मा। ओके, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मतलब आप क्या समझ रहे हो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने के बाद जो चीज़ बाउमेन्स कैप्सूल में एंटर की है फ्रॉम ग्लोमेरुलस, जो कि एक्चुअली में ब्लड प्लाज्मा है विदाउट प्रोटीन्स, उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज नन अदर देन डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। मतलब है तो ब्लड प्लाज्मा ही, बट उसमें प्रोटीन्स नहीं है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है? तो उसमें रहता है वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिक एसिड, यूरिया एंड सम विटामिन्स। ओके, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उसके बाद क्या दिखा है बेटा, नेक्स्ट देखो, रीनल ब्लड फ्लो, मतलब कितना ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू द किडनीज, बोथ किडनीज पर मिनट कितना होता है? तो दैट इज अबाउट 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है तो ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में डिटेल में, बट अभी उतना डिटेल हमको नहीं जाना है। बट अगर मैं आप लोग को बता दूँ तो कार्डियक आउटपुट का वैल्यू होता है 5 लीटर। ओके, तो दैट मीन्स हमको क्या करना है, 1/5 इंटू 5 लीटर को इंटू करना है। तो उसका अप्रॉक्स वैल्यू आपका निकल रहा है 1100 टू 1200 मिलीलीटर पर मिनट। मिलीलीटर में वैल्यू निकालना है। ओके, तो उतना अप्रॉक्स वैल्यू निकल रहा है। दैट मीन्स पर मिनट, ये चीज़ हम ऑलरेडी स्लाइड में देख चुके हैं, पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड फ्लो करता है थ्रू द किडनीज। अब वहीं अगर हम देखें रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना हो रहा है, ओके, रीनल प्लाज्मा फ्लो दैट मीन्स ब्लड का प्लाज्मा कितना फ्लो कर रहा है, तो वो मैंने आपको बताया था 650 ml, दैट मीन्स 600 टू 700 ml के रेंज में फ्लो कर रहा है। समझ आ गया? डन इतना तक? ओके, विद दिस हमारा जो फर्स्ट स्टेप था इन यूरिन फॉर्मेशन दैट इज कंप्लीटेड। उसके बाद आप लोग को नंबर 2 हेडिंग देना है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। नाम से समझ आ रहा है रीएब्जॉर्प्शन, री का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन, मतलब यहाँ पे अगेन एब्जॉर्प्शन हो रही है। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही है? तो फिल्ट्रेट में जितना भी यूजफुल आइटम्स आ गया है उसको वापस ब्लड एब्जॉर्व कर रहा है बैक। ओके, देखो, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस दैट मूव्स सॉल्यूट एंड वाटर आउट ऑफ द फिल्ट्रेट एंड बैक इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। This process is known as reabsorption because this is the second time they have been absorbed. The first time being when they were absorbed into the bloodstream from the digestive tract after a meal. तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैडम यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन मतलब अगेन एब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि पहले एब्जॉर्प्शन हो चुका है जब डाइजेशन हो रहा था। डाइजेशन के टाइम क्या होता है, आफ्टर डाइजेशन जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड टाइम वापस ब्लड क्या कर रहा है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स फिल्ट्रेट में आ गए हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोला गया है। Okay, the filter fluid also contain essential subjects that are filtered and returned to the blood. फिल्टर फ्लूइड का मतलब क्या है बेटा? फिल्ट्रेट। तो जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है उसमें बहुत सारे एसेंशियल सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि ब्लड को रिटर्न लेने रहते हैं। Of about 125 ml of fluid filter per minute, approx 120 ml per minute are reabsorbed. That means हमने पढ़ा था ना
कि टोटल अगर हम देखें तो फिल्ट्रेट जितना फॉर्म हो रहा है पर मिनट दैट इज 125 मिलीलीटर, और पर डे अगर देखें तो 180 लीटर। तो जो पर मिनट 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसमें से 124 ml तो ब्लड वापस एब्जॉर्ब कर ले रहा है, दैट मीन्स 99% इज रीएब्जॉर्ब्ड। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी रीएब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम, ये फॉर नहीं होगा ये पर होगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। तो डेफिनेशन से मतलब समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो पर मिनट एब्जॉर्ब हो सकता है वापस ब्लड में, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ठीक है, डन, इतना तक समझ आया आप लोग को इतना तक? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, देखो, द एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट कैरी आउट रीएब्जॉर्प्शन बट द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इज बाय पीसीटी सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है वो रीनल ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट में हो रहा है, यानी पीसीटी डीसीटी ये सब में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं, बट मेजर रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो वो होता है पीसीटी से। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहे हो, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो सॉल्यूट्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब होते हैं बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। Substance like glucose, amino acids, sodium, etc. in the filtrate are reabsorbed actively। ये चीज़ याद रखना है कि जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड और सोडियम, ये तीनों चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है इन पीसीटी। वेरेज अगर हम वाटर का बात करें तो इट इज़ रीएब्जॉर्ब बाय पैसिव प्रोसेस। वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, ऐसा नहीं है कि जितना बॉडी में वाटर है सब कुछ यूरिन में ही निकल जा रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो बॉडी पूरा डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, जितना हो सके वाटर वो भी एब्जॉर्ब होता है। ओके, देन नेक्स्ट, फर्स्ट हम देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, वन बाय वन हम हर चीज़ में देखेंगे। पहले पीसीटी, उसके बाद एलओएच, उसके बाद डीसीटी, उसके बाद सीटी, सब चीज़ में हम देखेंगे कि किस किस चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हम पीसीटी का बात करें तो पीसीटी लाइंड होके है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, एंड दैट मीन्स क्या कि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो पाएगा, होगा कि नहीं? एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिल्ट्रेट फ्लूइड ऑकर हियर। मतलब पीसीटी में क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, मोस्ट अमाउंट में सॉल्यूट एंड वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द फिल्ट्रेट। जैसे कि 90% ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज एंड 65% ऑफ फिल्टर सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, ये सब रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं पीसीटी में। अगर हम बात करें ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड इवन सोडियम का, तो ये सब लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट होके रीएब्जॉर्ब होते हैं। वहीं बात करूं वाटर और Cl माइनस का, तो ये लोग पैसिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। देखो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रीएब्जॉर्प्शन इन एलओएच, मतलब क्या, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर कैसा रहता है बेटा, ऐसे रहता है। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीएल, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये कैसा रहता है, थिन। और ये जो है वो है एएल, असेंडिंग लिम्ब, जो कि कैसा रहता है, थिक। अब अगर मैं एलओएच का बात करूं तो फर्स्ट बात है कि एलओएच में होता है मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन। देखो लिखा है रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम। जैसे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी, वैसे मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन एलओएच। बट एलओएच में भी मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो दैट इज असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में होता है मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन। ओके, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, ये आईएनजी कट कर देना। ओके, असेंडिंग लिम्ब में होता है। अब क्या होता है, ये जो डीएल है, डीएल इज ओनली परमिएबल टू वाटर, ये सिर्फ वाटर के फ्लो को अलाउ कर रहा है। एएल जो है इट इज ओनली परमिएबल टू सॉल्ट्स, ये सिर्फ सॉल्ट्स के फ्लो को या मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, दैट मीन्स डीएल में क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, एएल में क्या होगा, सॉल्ट्स एब्जॉर्प्शन। वही लिखा है देखो, 20% ऑफ द फिल्टर वाटर is reabsorbed in LOH and almost all of these occurs in the thin descending segment, whereas the ascending segment is impermeable to water.
तो डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर को, असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है वाटर के लिए। इसीलिए जितना भी वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है विच इज अबाउट 20% ऑफ द फिल्ट्रेट, वो LOH के DL में ही होता है। वहीं अगर हम बात करें 5% ऑफ द फिल्टर सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम आर एब्जॉर्ब इन द असेंडिंग सेगमेंट, क्योंकि Al ही सिर्फ परमिएबल है सॉल्ट्स को, DL इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स। तो जितना भी 5% सॉल्ट्स रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं वो Al में ही होंगे। डन इतना तक। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, रीएब्जॉर्प्शन इन DCT, PCT हो गया, LOH हो गया, अब DCT आएगा। अब DCT में क्या होता है बेटा, यहाँ होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। फर्स्ट तो ये रीजन में सिर्फ सोडियम और वाटर ही रीएब्जॉर्ब होते हैं, बट अगेन उनका होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे चाहिए हॉर्मोन्स। अगर रीएब्जॉर्प्शन करवाना है तो यहाँ पे हमको चाहिए हॉर्मोन्स। कौन से हार्मोन, दो हार्मोन, एक हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन और दूसरा हार्मोन हो जाएगा ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है तभी सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो पाएगा, अगर ADH हार्मोन है तभी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो पाएगा इन DCT, वरना नहीं होगा। ठीक है, देखो लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सॉल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब एक्टिवली। सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन तो एक्टिव प्रोसेस से ही होता है, हमने पढ़ा ये चीज, बट किसके प्रेजेंस में, एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में। कौन सा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। वहीं वाटर रीएब्जॉर्ब होगा पैसिवली इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी डाययूरेटिक यानी ADH हार्मोन। ठीक है, ऑल्सो DCT इज कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्बिंग HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयंस का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है DCT में। डन इतना तक। लास्ट प्रोसेस क्या लिया है बेटा रीएब्जॉर्प्शन में, रीएब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये लास्ट है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का। तो क्या होता है देखो, बोथ DCT और CT दोनों में ही क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, बोथ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको हॉर्मोन्स का दरकार है फॉर रीएब्जॉर्प्शन। अब कलेक्टिंग डक्ट कैसी डक्ट है, लॉन्ग डक्ट है जो कि कॉर्टेक्स से लेके पूरा मेड्यूला तक प्रेजेंट है। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीएब्सॉर्ब। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट में, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और क्यों यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करा जा रहा है, सो दैट कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज्ड हो और बॉडी का सारा वाटर यूरिन में ना चला जाए। Also, this segment allow the passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity। अब osmolarity का मतलब क्या है पहले समझो। osmolarity का मतलब होता है concentration of the dissolved solutes in the fluids of the renal medulla। renal medulla के जो फ्लूइड हैं उसमें जितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं उनका कंसंट्रेशन क्या है, उसको ऑस्मोलैरिटी बोला जाता है। और ऑस्मोलैरिटी को हम मेज़र करते हैं इन मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये चीज़ पूरा आप लोग का दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे काउंटर करेंट मैकेनिज्म, उसमें ये चीज़ पूरी अच्छी से मैं आप लोग को समझाऊंगी, अभी वो चीज़ नहीं समझना है। तो हमको क्या करना रहता है कि जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है, ब्लड का ऑस्मोलैरिटी रहता है अबाउट 300 के आसपास। तो हम जो यूरिन बनाएंगे हमको वो यूरिन का ऑस्मोलैरिटी को देखना रहता है कि वो कैसा है। मतलब मैंने बोला ब्लड का ऑस्मोलैरिटी होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यूरिन जो फॉर्म होता है वो ब्लड से 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, यानी यूरिन का रहता है ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ब्लड का सिर्फ रहता है 300। कैसे ये चीज़ें हो रही है वो सब मैं आपको समझाऊंगी काउंटर करेंट मैकेनिज्म के टाइम। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का मतलब क्या है, देखो मैं आप लोग को समझाती हूँ। जैसे कि अगर ये है आप लोग का PCT, ठीक है, ये हो गया LOH और ये हो गया DCT और फिर ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, वहीं इसके नीचे क्या है, हम लोग का ब्लड वेसल्स जा रहा है, ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। LOH इज कवर्ड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज।
अब इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस देख रहे हो, ब्लू कलर जहां मैं कर रही हूँ, ये जो स्पेस है वो स्पेस को बोला जाता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। समझ आ गया? द स्पेस बिटवीन द ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन। ग्रीन लाइन क्या है? LOH। रेड लाइन क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज या वासा रेक्टा। उसके बीच का जो स्पेस है वो है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया को पहुंचाना है, और इसीलिए क्या होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है ये सेगमेंट क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन को पास करवा देता है इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, और हम बोल सकते हैं टू मेक द यूरिन कंसंट्रेटेड। दैट मीन्स ओवरऑल मैं बोलूँ तो कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू वाटर एंड टू यूरिया, और उस हिसाब से यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यूरिन रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। डन। अब हमारा लास्ट प्रोसेस है नंबर 3 स्टेप, विच इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ये कौन करेगा? ब्लड। ब्लड क्या करेगा? जो भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो ब्लड के पीएच को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको सिक्रेट कर देगा इनटू द कैप्सुलर स्पेस, जो कि फिर यूरिन का हिस्सा बन जाएंगे। क्या लिखा है देखो, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेनल ट्यूब्यूल्स, जिसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर सेल्स, सीक्रेट एक्सक्रीटोरी सब्सटेंस लाइक H+, K+ and ammonia from the blood of peritubular capillary into the filtrate. दैट मीन्स रिनाल ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कुछ एक्सक्रीटोरी सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं, जैसे कि H+, K+, एमोनिया, वो सबको वो सिक्रेट करते हैं और कहाँ ये सिक्रेशन होता है? तो फिल्ट्रेट में। ब्लड क्या करेगा? जो ब्लड है वो ये सब सब्सटेंस को सिक्रेट कर देता है इनटू द फिल्ट्रेट, सो दैट ये भी यूरिन फॉर्म कर सके। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है जो पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होता है। ओके, पीसीटी also helps maintain the pH and ionic balance of body fluids by selectively secreting hydrogen ions, ammonia, potassium ion, creatinine, uric acid, drugs, hippuric acid, pigments, etc. into the filtrate and absorbing SCO3 from it. इसका मतलब क्या समझे बेटा कि पीसीटी क्या करता है कि ब्लड के पीएच को या आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जितने भी आयंस हैं, जितने भी बोलूँगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो सबको वापस ले लेता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट। बट फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट आयंस यानी HCO3 माइनस, ओके, यहाँ पे आप लोग एक सेकेंड, HCO3 माइनस लिखना है। HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट आयंस को एब्जॉर्व कर लेता है। क्या बोली मैं, समझो इस चीज़ को। पीसीटी बॉडी फ्लूइड्स के पीएच एंड आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ब्लड से जितनी भी चीज़ें ब्लड को डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, एमोनिया, क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड, ये सबको वापस ले लेता है, सिक्रेट कर लेता है और फिल्ट्रेट का पार्ट बना देता है। बट फिल्ट्रेट में से बाइकार्बोनेट आयंस को एब्जॉर्व कर लेता है। क्यों? टू मेंटेन द बॉडी एसिड बेस बैलेंस एंड टू प्रिवेंट एसिडोसिस कंडीशन। दैट मीन्स बॉडी में ज़्यादा एसिडिक कंडीशन ना बन जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए पीसीटी फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट आयंस को एब्जॉर्व कर लेता है। ओके, क्योंकि बाइकार्बोनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर है ब्लड में, एंड दैट इज द रीजन द किडनी कॉन्स्टेंटली रिकवर इट फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू कीप द बॉडीज पीएच इन द नॉर्मल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन। सेम डीसीटी भी वही चीज कर रहा है, और क्या चीज सिक्रेट करता है? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, NH3 टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। अगर वहीं सीटी का बात करूँ, कलेक्टिंग डक्ट, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी by selectively secreting hydrogen and potassium ions. Tubular secretion is an important step in urine formation and also ये help करता है to maintain body fluid ionic and acid base balance. ठीक है, and tubular secretion is the only method of urine formation in organism with glomerular kidney. मतलब जिसके पास किडनी है, ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है, जैसे मराइन टिलियोस्ट हो गया, फिश,
डेजर्ट एम्फीबियंस, उन सबके बॉडी में इवन अस, हमारे बॉडी में भी ट्यूबुलर सिक्रेशन एक ओनली वही मेथड है जो कि यूरिन फॉर्मेशन करवा सकता है। डन इतना तक? दैट्स इट बेटा, हम लोग ने तीनों स्टेप अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ये एक डायग्राम दिया, ये आपको एग्जाम में तो ड्रॉ नहीं करना है, अगर कर सकते हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, बट इस डायग्राम में हम एक ही डायग्राम में सब कुछ समझ लेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो भी सब्सटेंस लेस देन अबाउट 40 kD वो लोग पास कर लेते हैं ग्लोबुलर मेम्ब्रेन को और वो लोग आ जाते हैं बाउमेंस कैप्सूल के पास। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन। अब ये रीजन कौन सा है? पीसीटी। पीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, मोस्ट सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वाटर बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस। उसके बाद हो गया एलओएच। एलओएच में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? ये है डीएल, डिसेंडिंग लिंक, तो वहाँ से वाटर का होगा। ये हो गया एएल, तो वहाँ से सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद आ गया सीटी। सीटी में किसका होता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। वहीं थर्ड प्रोसेस क्या है? सिक्रेशन। तो पीसीटी में किसका सिक्रेशन? दिस इज पीसीटी रीजन, किसका सिक्रेशन हो रहा है? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, एमोनियम, क्रिएटिनाइन, ड्रग्स। वहीं अगर मैं देखूँ डिसिटी रीजन में किसका सिक्रेशन हो रहा है? तो सेम आयंस का सिक्रेशन हो रहा है। एलओएच में किसी का भी सिक्रेशन नहीं होता है। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने वहाँ स्लाइड में भी आपको दिखाई थी कि सिक्रेशन वाली चीज़ सिर्फ पीसीटी, डिसिटी एंड सीटी में होता है। सीटी में भी अगर हम देखें तो कुछ अमाउंट में सिक्रेशन होते हैं, बट एलओएच में कुछ भी सिक्रेशन नहीं होता। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को इस डायग्राम से? लास्ट हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। जब हम यूरिन फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, यूरिन फॉर्म हो रहा है, तो एक्चुअली यूरिन में फिर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो देखना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यूरिन में मेजर 95% तो वाटर, 2.7% यूरिया, 2% सॉइल एंड अदर 0.3% में ड्रग्स, यूरिक एसिड, विटामिन सी, हिप्पुरिक एसिड, ये सब प्रेजेंट रहता है। और अगर हम देखें अडल्ट ह्यूमन पर डे ओनली 1 to 1.5 लीटर्स ही यूरिन पास करता है, बट फिल्ट्रेट तो बनता है 180 लीटर, बट उसमें से 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ यूरिन इज पेल येलो इन कलर। अच्छा, ये आप लोग का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यूरिन पेल येलो कलर क्यों है? क्योंकि उसमें प्रेजेंट रहता है एक पिगमेंट जिसका नाम है यूरोक्रोम। और अगर एवरेज में हम देखें तो डेली हम यूरिन के थ्रू 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। और यूरिन का पीएच क्या है? 6.0, दैट इज स्लाइटली एसिडिक। नाउ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डेली विल इंक्रीज ऑन अ कोल्ड डे ड्यू टू डिक्रीज्ड एडीएच सिक्रेशन। अब जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको मोटा माटी कंट्रोल करता है एडीएच हार्मोन। अगर बॉडी में एडीएच हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो यूरिन फॉर्मेशन उस हिसाब से होगा। मतलब क्या होता है देखो, एडीएच हार्मोन जो है उसका काम रहता है कि वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम यूरिन। अगर किसी भी वजह से एडीएच हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा कि हम जितना भी पानी पी रहे हैं सब यूरिन में पास होते जाएगा, मतलब यूरिन रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कोल्ड डे में क्या होता है, एडीएच का सिक्रेशन डिक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स हम जितना पानी पीते जाते हैं उतना यूरिन में पास होते जाता है, पानी रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसीलिए कोल्ड डे में वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो इंक्रीज हो जाता है। समझ आया इतना तक? दैट्स इट, दिस इज इट फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई है। जैसा स्लाइड्स में लिखा है आप सब वैसे ही अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। इट विल बी मोर देन इनफ फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक बटन हिट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे समझ आए कि आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है। कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट है। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय।